नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रधानमंत्री मोदी के लिए इम्तिहान है, लेकिन इस इम्तिहान से पहले एक और बड़ा इम्तिहान है। और इस बड़े इम्तिहान में अगर मोदी जी पास नहीं हुए तो मान लीजिए, और मैं ये बात आज शुरू में कह रहा हूं, कि फिर मोदी जी की नाव वाकई पलटने जा रही है। अब ये जो बड़ा इम्तिहान है मोदी जी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, दरअसल ये देश भर में 7 सीटों पर क्रूशल बाई इलेक्शन है, जिसे लेकर मोदी कैंप में हड़बड़ाहट है, घबराहट है। और इस घबराहट का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं, इनके नतीजे 6 नवंबर को आ रहे हैं, 6 नवंबर को। और 6 नवंबर के बाद हिमाचल प्रदेश में और फिर गुजरात में वोटिंग है। अब खुदा ना खास्ता अगर इस बाई इलेक्शन में बीजेपी की किरकिरी हो गई तो समझ लीजिए कि हिमाचल और फिर गुजरात में क्या होगा। यानी ये जो बाई इलेक्शंस हैं, ये इंडिकेटर हैं, और अगर ये इंडिकेशन बीजेपी के लिए निगेटिव हुए तो मोदी जी के लिए मुसीबत हो जाएगी। और ये घबराहट सिर्फ इसीलिए है, और इसकी वजह से देश के जो बाई इलेक्शन हैं 2022, यकीन मानिए दोस्तों, करोड़ों रुपए इसमें बहाए जा रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो। और पहली बार ऑडियो टेप्स पकड़े जा रहे हैं, वो ऑडियो टेप्स जिसमें बातचीत हो रही है। 100 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, कहीं 25 करोड़ रुपए की बात है, कहीं 15 करोड़ की बात है, कहीं पर दिल्ली से कोई बीजेपी एजेंट्स की टीम आ रही है और वो बात करके डील कर रही है, डील मेकिंग चल रही है कि हर कीमत पर ये चुनाव जीतना है, क्योंकि हमें गुजरात बचाना है, हमको हिमाचल बचाना है। और ना सिर्फ ऑडियो टेप बाहर आए, कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं। हैदराबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं 3 बीजेपी एजेंट्स की, और उड़ीसा में भी एक ऑडियो टेप पकड़ा गया है, जिसकी शिकायत अब बीजेपी ईसी में लेके गई है कि वो आवाज़ अमित शाह की नहीं है, जिसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। बहरहाल, अगर आप तेलंगाना का ऑडियो टेप सुने जो वायरल हो चुका है वहाँ के चैनल्स में, तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि माल चल रहा है। मुंडगोड़ अगर वो 100 के लिए भी तैयार होता है ना, तो मैं बात करता हूँ ना। अभी मैं पक्का है तो मैं बात करता हूँ, अगर पक्का नहीं है तो मैं नहीं सर। अभी इसके लिए मैं आपको पहले बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ उनसे। हाउ कैन आई करेक्ट द व्हाट्सएप। अब दोस्तों, जहाँ 100 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है स्टील में, और विधायक तोड़ने, नेता तोड़ने की बात चल रही है, अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस को तय करना है क्या सही है क्या गलत है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ने चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, 2 बातें सामने आती हैं। एक कि पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है, और दूसरा बीजेपी में जो घबराहट है कितने भीतर तक है, ये उससे जाहिर होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बाई इलेक्शंस में बीजेपी को झटका लग गया तो बहुत सी चीज़ों पर फिर सवाल उठेंगे। मोदी जी की जो तात्कालिक राजनीति है, सवाल उस पर भी उठेगा, और जहां तक बीजेपी की साख है उस पर भी बट्टा लगेगा। और अमित शाह, जिसको बीजेपी कलयुग का चाणक्य कहती है, चाणक्य की नीति भी फिर फेल मानी जाएगी। और फिर लोग ये भी कहेंगे कि जेपी नड्डा जो हैं वो एक रबड़ स्टैंप है। लेकिन इन सब पे आऊँगा कि इसमें हार और जीत का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। लेकिन पहले देखते हैं कि वो कांटे की टक्कर कहां कहां देश भर में हो रही है। और यकीन मानिए, बीजेपी का जो रथ है वाकई दलदल में फंसा हुआ है। आपको खुद अंदाजा लगेगा। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो तस्वीर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि आखिर अमित शाह या मोदी, इनके माथे पर बल क्यों है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर आप तेलंगाना लीजिए, जो मुनुगोडे, ये जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो इसका, लेकिन नाम पर मत जाइए। यहाँ पर जो खेल हो रहा है
उसको समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ये जगह 85 किलोमीटर्स दूर है जो मुनुगोडे हैदराबाद से, और यहीं पर 3 कथित बीजेपी के एजेंट्स पकड़े गए थे जो 100 करोड़ का ऑफर दे रहे थे। ये तेलंगाना पुलिस का आरोप है और ऑडियो टेप में बहुत सी बातचीत रिकॉर्ड हुई। मैं सारी बातचीत नहीं सुना सकता। अब ये यहाँ मामला फंसा क्यों है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी चाहती है तेलंगाना पर कब्जा करना, और 2 बाई इलेक्शंस में उसको जो है कामयाबी भी मिली है। तो बीजेपी एक तरफ के राजगोपाल रेड्डी को लड़ा रही है जो पहले कांग्रेस में थे, छोड़कर बीजेपी में आए हैं, और उधर टीआरएस ने जैसे पूरी ताकत झोंक दी है, और साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी तेलंगाना से निकल चुकी है। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी लिटमस टेस्ट है, उधर चाणक्य की नीति का लिटमस टेस्ट है, उधर केटीआर, उनके जो पिताजी हैं केसीआर, इनका भी लिटमस टेस्ट है। कांटे की टक्कर है। नतीजा जो भी आएगा मोहर लगा देगा कि आगे तेलंगाना में क्या होने जा रहा है। अब तेलंगाना से थोड़ी दूर उड़ीसा, नवीन पटनायक का गढ़, इसका मैं जिक्र इस सीट का ये कर रहा हूँ, यहाँ भी कोई डील चल रही थी और यहाँ भी एक ऑडियो टेप आया। वो ऑडियो टेप मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उसमें अमित शाह का जो नाम लिया गया है, ये आवाज़ है, वो सब गलत है, फेक है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर रखी। लेकिन घबराहट बीजेपी में है और बीजेडी का आरोप है, अपोजिशन का उड़ीसा में आरोप है कि वहाँ भी तेलंगाना जैसा ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था। तो ऑडियो टेप्स आ रहे हैं, सब तो सुनाए नहीं जा सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है। हम बढ़ते हैं एक और क्रूशल सीट की तरफ, बिहार। अब बिहार का जिक्र करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास वक्त हो तो ये आप वीडियो जरूर देखिए अमित शाह का, कि पहले ही दौरे में कैसे गच्चा खा गए अमित शाह। अमित शाह बार बार बिहार जा रहे थे और बिहार जाने का मकसद था इन बाई इलेक्शंस को जीतना। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी का जो रथ है कहीं ना कहीं खड़बड़ा रहा है। उसकी वजह यह है कि मोकामा की सीट है जहाँ पर वहाँ के बाहुबली अनंत सिंह, उनकी पत्नी लड़ रही हैं आरजेडी से, और दूसरी जो गोपालगंज की सीट है वहाँ भी आरजेडी बड़ी ताकत के साथ लड़ रही है। दोनों जगह आरजेडी, तेजस्वी, लालू परिवार बहुत जम के चैलेंज दे रहा है बीजेपी को, और अमित शाह जो बार बार बिहार जा रहे थे अब बिहार में दिख नहीं रहे हैं। यहीं से एक संकेत मिलता है कि दाल थोड़ी बीजेपी की पतली है, और अगर ये दोनों सीटें आरजेडी जीतती है या महागठबंधन जीतता है तो इसका मतलब राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी क्लियर कि बिहार से पत्ता साफ होने जा रहा है बीजेपी का। अब कुछ लोग अमित शाह के कैंप के कह रहे हैं कि ठीक है, मोकामा जो है वो तेजस्वी जीत जाएं, गोपालगंज हमारा है। देखना पड़ेगा कि क्या वाकई गोपालगंज बीजेपी रिटेन कर पाती कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक सिंपैथी वेव है, क्योंकि पहले वहाँ पर जो विधायक थे सुभाष जी, उनकी मौत हो गई और वहाँ पर उनकी विधवा लड़ रही है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार से मैं चाहता हूँ सीधे हम मुंबई रुख करते हैं, और यहाँ भी एक बहुत क्रूशल बाई इलेक्शन था जो तय कर रहा था उद्धव ठाकरे की ताकत, एकनाथ शिंदे की ताकत, देवेंद्र फडणवीस की ताकत, मोदी शाह की ताकत। और अंधेरी पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, कई वीडियोस बनाए हैं, और मैंने इन वीडियोस में बताया कि क्यों मोदी और शाह अंधेरी में उम्मीदवार देने के बाद भाजपा का क्यों उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। इतना डर क्यों था? क्या वाकई उद्धव ठाकरे ने लड़ाई से पहले ही जंग जीत ली? और कम से कम मैं अंधेरी ईस्ट मुंबई की इस बाई इलेक्शन के बारे में ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने वाकई डर के सरेंडर कर दिया। जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की गोला सीट, इस सीट की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं खीरी सीट से अजय कुमार मिश्र टेनी महाराज, जिनके बेटे ने वो जो थार थी थरथरा दी थी किसानों के ऊपर, और कई बेगुनाह किसान मर गए थे, शहीद हो गए थे। ये वही सीट है जहाँ से बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी, उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक से, उनका बेटा लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि
समाजवादी पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। ये मुझे इसलिए कहना है क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा नेता विपक्ष का गया नहीं, जबकि योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी आप कह सकते पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर कैंप कर रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जीतने के लिए संकल्प ले लिया। अखिलेश नहीं गए, हो सकता है घर में गमी हो, उस वजह से ना गए हों, लेकिन कुल मिलाकर गोला गोकर्णनाथ की जो सीट है, अगर बीजेपी फिर से जीत गई तो ये जो सेटबैक होगा वो अखिलेश यादव के लिए होगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बाई इलेक्शंस हार रहे हैं। वो आजमगढ़ हार चुके हैं, वो रामपुर हार चुके हैं, रामपुर में आजम खान की सदस्यता जो विधानसभा की वो रद्द हो चुकी। तो ये बार बार जो झटका लग रहा है समाजवादी पार्टी को, अगर ये सीट हारी तो दिक्कत होगी। और यही एक सीट है 7 सीटों में जहां पर बीजेपी बड़ी मजबूत है। अब एक और कांटे की टक्कर, उसका जिक्र कर लेते हैं, और ये है कांटे की टक्कर हो रही है आदमपुर में, हरियाणा में। और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद अपने बेटे को उतार दिया बाई इलेक्शन में। अब यहाँ बीजेपी ने जाहिर तौर पर सत्ता है तो पैसा तो खर्च होगा ही। कांग्रेस के कई नेता तोड़े, जिसमें से प्रमुख नेता ये हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्हीं को तोड़ लिया चुनाव के दौरान। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ कांग्रेस के लिए कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो घर घर जाके, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। अब देखना ये कि क्या दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत, पसीने की हर बूंद रंग लाती है कि नहीं लाती है, ये देखना होगा। और अगर दीपेंद्र हुड्डा ने बाजी जीत ली तो समझ लीजिए कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है ये तय होगा। हाँ, एक और बात मुझे कहनी है यहाँ पर कि पहली बार मुकाबला थोड़ा त्रिकोणीय हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात में फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, तो मैं आम आदमी पार्टी को बहुत सशक्त चुनौती तो नहीं मानता, लेकिन फाइट जो है वो हुड्डाज वर्सेस बिश्नोईस है। तो अगर इन 7 सीटों का अगर मैं आपको एक राउंड अप देना चाहूँ एक लाइन में, तो ये है कि अगर आप गोला की सीट यूपी की छोड़ दीजिए तो बाकी जगह बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। और ये एक पैमाना है, ये एक इंडिकेटर है आज के हालात का कि अगर बीजेपी ने इस बाई इलेक्शन में अगर बीजेपी की किरकिरी होती है तो बहुत से सवाल फिर मोदी की सत्ता पे उठेंगे, उनकी गद्दी पे उठेंगे, उनके क्रियाकलापों पे उठेंगे, और उसका सीधा असर हिमाचल और गुजरात पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस बाई इलेक्शंस का, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि अगर बीजेपी ज़्यादा सीटें हारती है तो निगेटिव इम्पैक्ट होगा, खासकर हिमाचल और गुजरात में, जो मोदी जी के लिए बहुत क्रूशल होने जा रहा है। दूसरी चीज़, ना सिर्फ हिमाचल और गुजरात फंस रहे हैं, बल्कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, एक ट्रिगर पॉइंट होगा। इसका एक चेन इफेक्ट आपको दिख सकता है जो गुजरात और हिमाचल के बियॉन्ड जा रहा है, क्योंकि अगला साल और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, कई स्टेट्स हैं जो जिनकी हार और जीत मायने रखेगी 2024 को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि इस बाई इलेक्शन, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि बाई इलेक्शंस का जो नतीजा है 6 नवंबर को आ रहा है, और इन नतीजों के आने के बाद हिमाचल और गुजरात में वोटिंग, यही घबराहट का असली कारण है मोदी जी और शाह साहब का। अब दोस्तों 6 नवंबर को जो भी नतीजा है उस पर मैं अपडेट तो दूंगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के लिए आजकल का जो दौर है, आप यूँ कह सकते हैं कि कदम कदम पर मुसीबतें आ रही हैं, और उन मुसीबतों में सिर्फ आप मोरबी की दुर्घटना को ही ना देखिए, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सहजता के साथ उन घटनाओं, दुर्घटनाओं को, या जो भी पर्दे के पीछे घट रहा है, सामने रख के रखूँ। आखिर में बस इतना ही कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे तथ्यों को छुपाती है, और बेल आइकॉन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, वीडियो पहले मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बस आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।